नमस्कार, एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। आज हम पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट को करना है हमें, और ये प्रैक्टिस सेट आपकी टीजीटी, पीजीटी और एलटी 2022 की परीक्षाओं को ध्यान में रख के हमने बनाया है। और इस पे हमें आज कुल 20 प्रश्नों को हल करना है, और केवल प्रश्नों को ही हल नहीं करना है, प्रश्नों के साथ में उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को भी हमें समझते चलना है। तो उसका लाभ आपको परीक्षा में बहुत अधिक मिलता है। तो आइए हम शुरुआत कर लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखिए, ये है सामने। किसने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक कहा था? किसने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक कहा था? विकल्प ए है प्लेटो, बी मैक्सी, सी सेबाइन और डी बार्कर। तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किसने प्रथम वैज्ञानिक कहा था, और ये पूरी तरह से एक फैक्ट हो जाता है, लेकिन इसके साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी जुड़ा रहता है। जैसे अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक किसने कहा? इसका उत्तर तो साफ साफ है, मैक्सी ने कहा था। लेकिन मैक्सी ने कहा क्यों? मैक्सी ने इसलिए कहा क्योंकि अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया था। अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया। इसने विज्ञानों का वर्गीकरण किया, और इसने वर्गीकरण करके विज्ञानों को 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सा? सैद्धांतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान और उत्पादक विज्ञान। तो हमको केवल ये नहीं समझना है कि अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक किसने कहा, ये तो समझना है, ये जानना ही है कि अरस्तु को मैक्सी ने प्रथम वैज्ञानिक कहा, लेकिन उसके साथ ये भी जानना है कि उसने ऐसा क्यों कहा था उसने, क्योंकि अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया था। और आगे हमें यह जानना है कि अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण करके विज्ञानों को कितने भागों में बांटा। तो मुख्य रूप से सैद्धांतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान और उत्पादक विज्ञान में बांटा है। और उसने राजनीति विज्ञान को एक व्यवहारिक विज्ञान माना है। क्यों माना है? और सैद्धांतिक विज्ञान और उत्पादक विज्ञानों के अंतर्गत किन किन विषयों को उसने शामिल किया है, इन सारी चीज़ों को आप डिटेल में समझ सकेंगे हमारी क्लासेस में, हमारे वीडियो में। आपको हमारे वीडियो में इन सारी चीज़ों पे हमने विस्तार से चर्चा की है, और उसको आप वहाँ पे जान सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप देख लें, हमने उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप ऐप को डाउनलोड करके इन सारी चीज़ों पे जो विस्तृत, व्यापक, गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन हमने उस पर किया है, चर्चा की है, उसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक मैक्सी ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उसने विज्ञानों का वर्गीकरण 3 भागों में किया था। वो 3 हैं सैद्धांतिक, व्यवहारिक और उत्पादक विज्ञान। तो आइए अब अगला प्रश्न देख लें हम। अगला प्रश्न क्या है? किसने कहा था कि अरस्तु प्रज्ञा का साकार रूप है? किसने कहा था कि अरस्तु प्रज्ञा का साकार रूप है? ए बर्नेट, बी बार्कर, सी मैक्सी और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है किसने कहा था कि अरस्तु प्रज्ञा का साकार रूप है, और विकल्प क्या है? बर्नेट, बार्कर, मैक्सी और इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अरस्तु को प्रज्ञा का साकार रूप प्लेटो ने कहा था। प्लेटो कहता था कि अरस्तु प्रज्ञा का साकार रूप है। वो कहता था कि अरस्तु बहुत बुद्धिमान है, वो प्रज्ञा का साकार रूप है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि प्लेटो अरस्तु से नाराज भी बहुत रहता था। वो कहता था कि अरस्तु घोड़ी के उस बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध पीकर उसी को लात मारती है। तो अरस्तु को बुद्धिमान मानता था, लेकिन अरस्तु को वो कहता था कि ये हमी को हमारी ही आलोचना करता है। और अरस्तु से प्लेटो इतना प्रभावित रहता था वो, क्योंकि अरस्तु पढ़ने का बड़ा
एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही जीनियस था अरस्तु। इस पे तो कोई बात करने की लिए हम लोगों के पास वही नहीं है। अरस्तु इतना अध्ययन करता था कि प्लेटो ने कहा कि अगर पुस्तकों का संग्रह देखना है तो अरस्तु के घर पे जाइए। अरस्तु के पास किताबों का अंबार रहता था और हमेशा अध्ययन करता रहता था और नई नई पुस्तकें, नए नए ग्रंथ लिखता रहता था। और ये माना जाता है कि अरस्तु ने अपने जीवन काल में 400 ग्रंथ लिख लिए। तो इसलिए प्लेटो ने उसे प्रज्ञा का साकार रूप कहा था। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं हम। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? और 4 कथन दिए हुए हैं। वास्तव में 2 ही कथन दिए हैं और ये सी और डी तो विकल्प इस तरह हैं कि दोनों कथन हैं सत्य की, एक दोनों असत्य है। विकल्प ए क्या है? अरस्तु ने सोद्देश्य विधि का प्रयोग किया। और बी, अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक है। सी, उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। और डी, दोनों असत्य हैं। वास्तव में अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक है। आगमनात्मक है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। अर्थात एक परिकल्पना की जाती है और उससे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके आधार पर उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगमनात्मक पद्धति है। दूसरी, उसकी जो अध्ययन विधि है वो सोद्देश्य है। सोद्देश्य अध्ययन विधि का अर्थ क्या होता है? वो कहता है संपूर्ण को ही जान के हम उसके किसी भाग को, अंग को जान सकते हैं। वो क्या कहता है? जब हम संपूर्ण को जान लेते हैं तभी उसके किसी भाग या किसी अंग को जान सकते हैं। ये कहलाती है सोद्देश्य विधि। तो उसने सोद्देश्य विधि का भी प्रयोग किया है। अर्थात ये दोनों सही हैं। उसकी अध्ययन पद्धति आगमनात्मक है और उसकी जो अध्ययन विधि है वो सोद्देश्य है। अर्थात दोनों कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लें हम। अगला प्रश्न, अरस्तु ने मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी माना है। अरस्तु ने मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी माना है। बिल्कुल सही है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि अरस्तु कहता था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अरस्तु सामाजिक प्राणी कहे या राजनीतिक प्राणी कहे एक ही बात है, क्योंकि उस समय यूनान में समाज और राज्य को एक ही माना जाता था। तो चाहे वो सामाजिक कहते या राजनीतिक कहते, उसका अर्थ राजनीतिक होता था। यहां आगे क्या पूछा गया? राजनीतिक प्राणी के लिए उसने किस शब्द का प्रयोग किया है? प्रश्न ये है। प्रश्न ये है आपसे कि राजनीतिक प्राणी के लिए उसने किस शब्द का प्रयोग किया है। और विकल्प है ए, जून पॉलिटिकान, बी, काइनोनिया, सी, नामस और डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि मनुष्य को तो एक राजनीतिक प्राणी मानता है, लेकिन राजनीतिक प्राणी के लिए वो किस शब्द का प्रयोग करता है? वह करता है जून पॉलिटिकान का। उसने कहा राजनीतिक प्राणी के लिए जून पॉलिटिकान शब्द का प्रयोग किया था। और नामस किसके लिए किया था? नामस किया था उसने कानून के लिए। कानून के लिए नामस शब्द का प्रयोग करता है। और काइनोनिया किसके लिए करता है? राज्य के लिए करता है। राज्य के लिए काइनोनिया शब्द का प्रयोग करता है। काइनोनिया का अर्थ क्या होता है? ऐसा समुदाय जिसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव ना हो। काइनोनिया का अर्थ होता है ऐसा समुदाय जिसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव ना हो। तो राज्य को वह ऐसा समुदाय मानता है जिसके बिना मनुष्य नहीं जी सकता है। वो कहता है कि जो भी राज्य से बाहर रहता है वह या तो पशु है या देवता है। कोई भी मनुष्य राज्य से बाहर नहीं रह सकता है, क्योंकि राज्य के बिना उसका जीवन ही संभव नहीं है। और इसीलिए उसने राज्य के लिए कानूनिया शब्द का प्रयोग किया था और कानून के लिए नामस शब्द का प्रयोग किया था और न्याय के लिए डिकायोसून शब्द का प्रयोग किया था। न्याय के लिए डिकायोसून शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? राजनीतिक प्राणी के लिए उसने किस शब्द का प्रयोग किया है? जून पॉलिटिकान का प्रयोग किया है इसके लिए उसने। ठीक, और जैसा कि हमने आपको बताया इन सब पर विस्तृत व्यापक चर्चा हमने अपने एक वीडियो में की है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, तो आपको इन सब पे बहुत ही विस्तार से अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। आगे अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई विचार करते हैं हम लोग। नंबर 1 क्या है?
अरस्तु ने परिवार को अंतिम समुदाय माना। अरस्तु ने परिवार को अंतिम समुदाय माना। नंबर 2, उसने राज्य को पूर्ण समुदाय माना। उसने राज्य को पूर्ण समुदाय माना। नंबर 3, उसकी मान्यता है कि समुदायों का अस्तित्व मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। अब आपसे पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प 1 और 2, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी केवल 2। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, इस पे हमने वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या जिसने देखा है तो वो उसको समझ सकते हैं। उसमें हमने शुरू से ही चर्चा की है। यहाँ संक्षेप में बता देते हैं कि अरस्तु कहता है कि मनुष्य अपने आप में अपूर्ण है। वह अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। सारी आवश्यकताएं मनुष्य पूरी नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत से समुदाय बनाता है, और उन्हीं समुदायों में से एक समुदाय होता है परिवार। वो कहता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत से समुदाय बनाता है, और उन्हीं में से एक समुदाय होता है परिवार। अर्थात ये तीसरा कथन क्या है? ये सत्य दिख रहा है यहाँ पर। मनुष्य, अरस्तु कहता है, अरस्तु की मान्यता है कि समुदायों का अस्तित्व मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ। यहाँ तो एक सही दिख गया, क्योंकि मनुष्य, वो क्या कहता है? मनुष्य अपूर्ण है और मनुष्य अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो समुदाय बनाता है, और उनमें से सबसे पहले वो क्या बनाता है? परिवार नामक समुदाय बनाता है। अर्थात परिवार क्या है? परिवार को वो कहता है ये प्रारंभिक समुदाय है, प्रारंभिक समुदाय मानता है, प्रारंभिक समुदाय मानता है। और यहाँ क्या लिखा है? परिवार को अंतिम समुदाय माना, अर्थात ये गलत है। अब आगे देखिए, अरस्तु फिर क्या कहता है? कहता है कि परिवार में मनुष्य की सब आवश्यकताएं नहीं पूरी होती हैं, केवल कुछ आवश्यकताएं पूरी होती हैं। कुछ ही आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो क्या होता है? परिवार विकास कर जाता है। कहाँ विकास करता है? ग्राम में विकास कर जाता है। परिवार विकास कर गया ग्राम में। क्यों? क्योंकि मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय बना रहा है, परिवार बना रहा है, और वहां पर मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। इस कारण वो क्या कर रहा है? आवश्यकताएं पूरी हुई तो वो परिवार ग्राम में विकास कर जाता है। बहुत से परिवार मिलकर गांव बना लेते हैं, ग्राम बना लेते हैं, और यहाँ ग्राम में मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन सब यहाँ भी पूरी नहीं होती। तो फिर क्या होता है? ग्राम विकास कर जाता है राज्य में, और राज्य में मनुष्य की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इस कारण अब इसका विकास नहीं होता। अर्थात राज्य क्या हुआ? अंतिम संस्था हो गया, राज्य अंतिम समुदाय हो गया। राज्य अंतिम समुदाय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब यहाँ मनुष्य की सब आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इस कारण मनुष्य अब नई संस्थाओं, नए समुदायों का विकास नहीं होता। तो सारी आवश्यकताएं पूरी हुई, इस कारण ये अंतिम समुदाय बन गया। और यहाँ क्या लिखा है? उसने राज्य को पूर्ण समुदाय माना है। वो राज्य को क्या कहता है? यहाँ सब आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, इसीलिए पूर्ण समुदाय है। पूर्ण समुदाय है। पूर्ण समुदाय क्यों है? क्योंकि ये मनुष्य की सब आवश्यकताएं पूरी कर दे रहा है। अर्थात 2 भी सही है। इस चीज को समझ लेने पे हमें स्पष्ट हो गया कि परिवार तो प्राथमिक समुदाय है, अंतिम समुदाय नहीं है, अर्थात ये गलत है। और राज्य पूर्ण समुदाय है क्योंकि मनुष्य की सब आवश्यकताएं पूरी कर दे रहा है। और उस समुदायों का अस्तित्व क्यों आता है? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं को की पूर्ति करनी है। अर्थात 2 और 3 सही हैं, और हम विकल्प ढूंढ लें कौन सा? विकल्प सी, 2 और 3 सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया विकल्प सी। अब आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संप्रभुता की हैं? संप्रभुता पे हमने हमारा लेक्चर पढ़ा हुआ है, आपने देख लिया होगा, और आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। जिसने वो वीडियो देखा है वो बहुत आसानी से दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संप्रभुता की हैं? अदेयता, सार्वभौमिकता, अविभाज्यता। अर्थात संप्रभुता जो होती है वो पूरे राज्य के भीतर होती है। राज्य के हर व्यक्ति और समुदाय पर उसका सर्वोच्च नियंत्रण होता है। वो विभाज्य नहीं होती, विभाजित नहीं हो सकती, बांटी नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि
बहुलवादी चिंतक इसको विभाज्य मानते हैं, लेकिन सामान्य जो मान्यता है वो यह है कि अविभाज्य है, अर्थात वह सार्वभौमिक होती है, अविभाज्य होती है और किसी को दी नहीं जा सकती, अर्थात अदेय होती है। इसका मतलब है उसकी ये तीनों की तीनों विशेषताएं होती हैं। अर्थात उत्तर क्या होगा? सही विकल्प का चयन करिए। कौन सी विशेषता है संप्रभुता की? 1, 2 और 3, अर्थात विकल्प डी 1, 2 और 3 ये संप्रभुता की विशेषताएं हैं। अब अगला प्रश्न देख लें हम, प्रश्न नंबर 7। भारत में राजनीतिक संप्रभुता निहित है। भारत में राजनीतिक संप्रभुता निहित है। विकल्प ए राष्ट्रपति में, बी मंत्रिपरिषद में, सी संसद में और डी जनता में। विकल्प कौन से हैं? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद और जनता। हमने आपको संप्रभुता पढ़ाते हुए बताया था, संप्रभुता के प्रकार या रूप में विभाजन किया था। एक विभाजन कैसा होता है? वैधानिक संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता, और दूसरा राजनैतिक संप्रभुता। राजनैतिक संप्रभुता। वैधानिक संप्रभुता क्या होती है? जिसे विधि बनाने या क्रियान्वित करने का सर्वोच्च अधिकार हो, वहां पे होती है वैधानिक संप्रभुता। और राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है? जो वैधानिक संप्रभुता पर नियंत्रण रख सके, वो कहलाती है राजनीतिक संप्रभुता। अब देखिए, विधि बनाने का सर्वोच्च अधिकार किसे है? संसद को। और राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद विधि को क्रियान्वित करने का अधिकार है। लेकिन जनता क्या है? जनता को इस वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण रखने का अधिकार है, अर्थात वह संसद सदस्यों का निर्वाचन करती है, इस प्रकार से उनको नियंत्रित रखती है। तो वास्तव में राजनीतिक संप्रभुता कहाँ है? राजनीतिक संप्रभुता है जनता में, जो कि इस वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण रखती है। तो भारत में राजनीतिक संप्रभुता जनता में है और इसे क्या कहा जाता है? लौकिक सार्वभौमिकता। इसे कहा जाता है लौकिक सार्वभौमिकता। अब अगला प्रश्न देख लें हम। अगले प्रश्न में क्या है? उन प्रभावों का कुल योग जो कानून के पीछे स्थित है, राजनीतिक संप्रभुता कहलाता है। एक परिभाषा दी गई है, एक स्टेटमेंट दिया गया है किसी विद्वान का। क्या है? उन प्रभावों का कुल योग, उन प्रभावों का कुल योग जो कानून के पीछे स्थित है, राजनीतिक संप्रभुता कहलाता है। यह कथन किसका है? और यह कथन है वास्तव में गिलक्राइस्ट का। ये कथन है गिलक्राइस्ट का। और बाकी जो विकल्प हैं वो सही नहीं है। गार्नर, विलोबी, ऑस्टिन ये सही नहीं है। ये कथन है गिलक्राइस्ट का या गिलक्रिस्ट का। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु एक ही होते हैं? किस प्रकार की वैधानिक व्यवस्था में किस प्रकार की शासन व्यवस्था में, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु एक ही होते हैं? और विकल्प क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी प्रतिनिधि लोकतंत्र, सी उपर्युक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। वास्तव में अभी हमने आपको समझाया, क्या समझाया? कि वैधानिक संप्रभु, वैधानिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु, और राजनीतिक संप्रभु। ठीक। वैधानिक संप्रभु कौन होता है? जो विधि बनाता है। वैधानिक संप्रभु होता है जो विधि बनाता है या विधि का क्रियान्वयन करता है। और राजनीतिक संप्रभु कौन होता है? जो इस वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण रखता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या स्थिति होती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संपूर्ण जनता विधि बनाने में कार्य करती है, अर्थात राजनीतिक संप्रभु जो है वही वैधानिक संप्रभु हो जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है? दोनों अलग अलग होते हैं। जनता जो होती है वो राजनीतिक संप्रभु है, लेकिन यह खुद विधि निर्माण कार्य नहीं करती, कुछ खुद शासन कार्य में भाग नहीं लेती, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। और वो प्रतिनिधि कौन होते हैं? वैधानिक संप्रभु होते हैं। लेकिन
प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, यही जनता जो राजनीतिक संप्रभु है यही विधि बनाने का कार्य करती है, अर्थात यही वैधानिक संप्रभु भी हो जाती है। इसका मतलब है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वैधानिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु दोनों के दोनों एक हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, इनमें अंतर नहीं होता। वही संपूर्ण जनता ही कानून बनाने का कार्य करती है, कानून को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। तो यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है, किस शासन व्यवस्था में वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु एक ही होते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होते हैं, जो कि उस समय जब अरस्तु और प्लेटो थे तब यूनान के नगर राज्यों में था। उसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु एक होते हैं। अब अगले प्रश्न को देखना हमें। अगला प्रश्न, अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में कितने वर्गों का अस्तित्व माना है? अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में कितने वर्गों का अस्तित्व माना है? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 5 और विकल्प सी 6। ये लिखा है 6। देखिए हम जब प्लेटो पे विचार करते हैं तो प्लेटो ने 3 वर्गों का अस्तित्व माना। कौन से 3 वर्ग? प्लेटो के 3 वर्ग कौन कौन से थे? प्लेटो के 3 वर्ग कौन से थे? प्लेटो ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में 3 वर्ग माने। कौन कौन से? एक उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा शासक वर्ग। और अरस्तु ने क्या किया, इन्हीं 3 वर्गों का विस्तार कर दिया। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में। अरस्तु के अनुसार ये 6 वर्ग कौन से थे? अरस्तु के अनुसार ये 6 वर्ग कौन से थे? अरस्तु ने इन 6 वर्गों में जो विभाजन किया वो कैसे किया, यहां लिख लेते हैं। अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु का जो विभाजन आया वो जो 6 वर्ग आए वो कौन कौन से आए? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। उसने क्या किया, इस उत्पादक वर्ग को खुद 3 वर्गों में बांट दिया। इस उत्पादक वर्ग को 3 वर्गों में बांट दिया। कौन कौन से? एक कृषक, दूसरा व्यापारी और कारीगर और तीसरा पूंजीपति। इन 3 वर्गों में बांट दिया इस उत्पादक वर्ग को। क्या किया, इसको बांटा कृषक, कारीगर और तीसरा कौन था? पूंजीपति। तीसरा उसने रखा पूंजीपति। नीचे लिख दे रहे हैं पूंजीपति। चौथा उसने सैनिक को ही रखा, सैनिक वर्ग चौथा। और 5वें वर्ग में शासक वर्ग को भी 2 भागों में बांट दिया। एक को कर दिया प्रशासक और दूसरे को कर दिया पुरोहित। वो कहता था कि युवावस्था में वही व्यक्ति शासन का कार्य करेगा और प्रौढ़ अवस्था में प्रशासक की स्थिति में आ जाएगा और वृद्धावस्था में वह पुरोहित का या न्यायाधीश का काम करेगा। तो इस तरह से अरस्तु ने क्या किया, उसने 6 वर्गों में विभाजन कर दिया। प्लेटो के 3 वर्गों को ही उसने दूसरे नामों से 6 वर्गों में विभाजित कर दिया। क्योंकि आप देख रहे हैं कृषक, कारीगर और पूंजीपति ये तीनों उत्पादक वर्ग में है। प्लेटो इनको उत्पादक वर्ग में शामिल करता है, लेकिन इनको 3 भागों में बांट दिया। अर्थात इस तरह से अरस्तु ने आदर्श राज्य जो था उसका, उसमें उसने कुल 6 वर्गों का अस्तित्व माना था। ये 6 वर्ग कौन कौन से थे आप देख लीजिए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 11। अरस्तु निम्नलिखित में से किसे नागरिक मानता है? अरस्तु निम्नलिखित में से किसे नागरिक मानता है? विकल्प ए क्या है? स्त्रियों को, बी बच्चों को, सी उपर्युक्त दोनों को और डी दोनों में से किसी को नहीं। तो वास्तव में अरस्तु किसे नागरिक मानता था? वो कहता था नागरिक वो है जो शासन कार्य में भाग ले रहा है, अर्थात या तो विधान बनाने के कार्य में भाग ले रहा है या विधियों को क्रियान्वित करने में भाग ले रहा है या न्याय के कार्यों में भाग ले रहा है। इन सब को वो कहता था शासन कार्य में भाग लेने वाला। अर्थात इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो था मजिस्ट्रेट। तो कहता था कि नागरिक वो है जो मजिस्ट्रेट है, अर्थात जो शासन कार्य या विधायी कार्यों में भाग लेता है। और वो स्त्रियों को
नागरिक नहीं मानता था और स्त्रियों को शासन कार्य में भाग लेने की अनुमति नहीं देता था और बच्चों को भी नागरिक नहीं मानता था। अर्थात वह इन दोनों में से किसी को नागरिक नहीं मानता है, वह केवल उन पुरुषों को नागरिक मानता है जो स्वतंत्र हैं और शासन कार्य में भाग ले रहे हैं। अर्थात जो स्वतंत्र होगा वो शासन कार्य में भाग लेगा, लेकिन जो दास होगा वह पुरुष होने के बाद भी शासन कार्य में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वह वास्तव में दास है, गुलाम है, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उसने, अरस्तु ने किसे नागरिक माना है? स्त्रियों को भी नहीं माना, बच्चों को भी नहीं माना, अर्थात दोनों में से किसी को नहीं माना है। विकल्प डी इसका सही आंसर होगा, दोनों में से किसी को भी उसने नागरिक नहीं माना। तो अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए भाई विचार करते हैं हम आप सब विचार करें इस पे। क्या लिखा है? नंबर 1, कथन अरस्तु ने अपना न्याय सिद्धांत अपने ग्रंथ एथिक्स में दिया है। दूसरा, उसने न्याय के लिए ग्रीक भाषा के शब्द डिकायोसून का प्रयोग किया है। एक बात यह है, दोनों फैक्ट हैं और अब विकल्प देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, और विकल्प डी ना 1 ना ही 2। इनमें से कौन सत्य है ये हमें देखना है। तो वास्तव में उसने जो न्याय सिद्धांत दिया है, प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत रिपब्लिक में दिया, लेकिन अरस्तु ने अपना न्याय सिद्धांत अपने ग्रंथ एथिक्स में दिया है। अर्थात ये सही है, अरस्तु ने अपना न्याय सिद्धांत अपने ग्रंथ एथिक्स में दिया है। दूसरी बात, न्याय के लिए उसने डिकायोसून शब्द का भी प्रयोग किया है। प्लेटो ने भी न्याय के लिए डिकायोसून शब्द का प्रयोग किया, अरस्तु ने भी न्याय के लिए डिकायोसून शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि ग्रीक भाषा में न्याय के लिए डिकायोसून ही शब्द था ही, उसके लिए डिकायोसून शब्द ही था और कोई शब्द था ही नहीं, यही शब्द था। वहाँ न्याय के लिए जो शब्द था वो था डिकायोसून। तो चाहे प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे कोई भी ग्रीक हो, वो उसके लिए यही शब्द ही प्रयोग करेगा। तो उसने न्याय के लिए ग्रीक भाषा के शब्द डिकायोसून का प्रयोग किया। अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों। तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर मिला हमें विकल्प सी। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न देख लें, क्वेश्चन नंबर 13, प्लेटो के अनुसार न्याय कैसी अवधारणा है? विकल्प ए विधिक, विकल्प बी भावनात्मक, विकल्प सी कार्यात्मक और विकल्प डी नैतिक। आपने हमारी क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि प्लेटो क्या कहता था? वो कहता था न्याय वास्तव में क्या है? वो कहता है कि समाज के या राज्य के जो 3 वर्ग हैं, कौन कौन से? व्यापारी वर्ग या उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग या दार्शनिक वर्ग। वो कहता है जब ये तीनों अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो फिर न्याय उत्पन्न होता है। वो कहता है ये तीनों जब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उस समाज में न्याय उत्पन्न होता है। अर्थात कर्तव्यों का पालन कैसे करते हैं? किसी बाह्य बाध्यता से नहीं, अपनी अंदर की इच्छा से करते हैं। अर्थात प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? एक नैतिक अवधारणा है। वो न्याय को एक नैतिक अवधारणा मानता है। कहता है कि ये तीनों वर्ग जब अपने गुणों लक्षणों के आधार पर जो वर्ग बनाते हैं उसके अनुसार ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो न्याय उत्पन्न हो रहा है और ऐसा राज्य आदर्श राज्य बन रहा है। तो न्याय वास्तव में एक नैतिक अवधारणा है प्लेटो के अनुसार, और वर्तमान समय में न्याय एक विधिक अवधारणा है। अगला प्रश्न आ गया, देख लें। निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है? और विकल्प में है हेनरी मैन, बेकोफेन, मार्गन। और सही विकल्प का चयन कीजिए इसके बाद। कौन है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित? विकल्प ए है केवल 3, बी 2 और 3, सी केवल 1 और डी 1, 2 और 3। तो वास्तव में हेनरी मैन तो पितृसत्तात्मक से हैं, ये तो हो गए पितृसत्तात्मक।
और मात्र सत्तात्मक से कौन कौन है? बेकोफेन है और मार्गन है। दोनों ने राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया है, बेकोफेन और मार्गन, अर्थात 2 और 3 दोनों। और विकल्प सही इसमें क्या है? विकल्प सी है बी। बी में 2 और 3 दोनों दिए हैं। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन है? बेकोफेन भी है और मार्गन भी है। और हेनरी मैन क्या है? पितृ सत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है। अब अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट नामक ग्रंथ किसने लिखा? द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट नामक ग्रंथ किसने लिखा? विकल्प है ए मार्क्स, बी एंजल्स, सी मार्गन और डी बर्नेट। वास्तव में इसी ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत दिया गया है। ये जो ग्रंथ है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इसी में राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत है। लेकिन यह ग्रंथ मार्क्स ने नहीं लिखा था, यह ग्रंथ लिखा था एंजल्स ने। और एंजल्स मार्क्सवादी विचारधारा के पोषक थे और मार्क्स के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन यह ग्रंथ मार्क्स ने नहीं लिखा है। इसीलिए आप आगे के लिए भी याद रखिएगा, वास्तव में राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत मार्क्स ने नहीं दिया है, बल्कि एंजल्स ने दिया है। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत मार्क्स ने नहीं दिया है, बल्कि एंजल्स दिया है। और किस ग्रंथ में दिया है? द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में दिया है। तो ये ग्रंथ एंजल्स का लिखा है। हाँ, विचारधारा वही है, वही सिद्धांत है, मार्क्सवाद के आधार पर ही यह राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। और एंजल्स तो बहुत बड़े मार्क्सवादी थे ही, मार्क्स के साथ उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे हैं, लेकिन ये ग्रंथ केवल एंजल्स का है। अर्थात कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत किसने दिया, और अगर विकल्प में मार्क्स और एंजल्स दोनों हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मार्क्स अलग है एंजल्स अलग है तो फिर आप एंजल्स को ही सही लगाएंगे, मार्क्स को नहीं, क्योंकि मार्क्स ने अपने किसी ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति का कोई सिद्धांत नहीं दिया। उनकी विचारधारा के आधार पर इस ग्रंथ में एंजल्स ने दिया है ये सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न देख लें हम, क्वेश्चन नंबर 16, एसे ऑन लिबर्टी। एसे ऑन लिबर्टी का लेखक कौन है? विकल्प ए जेम्स मिल, बी जॉन स्टुअर्ट मिल, सी जॉन लॉक और डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई बार होता है, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा ये ध्यान रख लेता है एसे ऑन लिबर्टी मिल ने लिखी। अब कौन से मिल ने लिखी, ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस मिल ने लिखी है। तो ये किताब लिखी थी जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल पिता पुत्र हैं, ये पिताजी हैं, उनके पुत्र जी हैं। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये किताब लिखी थी एसे ऑन लिबर्टी। अगला प्रश्न देखें हम, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या लिखा है? कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? विकल्प है ए महात्मा गांधी, विकल्प बी डॉक्टर अंबेडकर, विकल्प सी रूसो और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया, और ये कथन रूसो का था। रूसो ने एक निबंध लिखा था इस पर, और इसको हम विस्तार से आपकी क्लासेस में इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो आप इसको समझ लें। ये इसका आंसर क्या है? रूसो ने कहा था, और इस पे एक निबंध लिखा था कि कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया। ये स्टेटमेंट है रूसो का। तो अब आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18, रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता की अवधारणा दी है? विकल्प ए है कानूनी संप्रभुता, बी लौकिक संप्रभुता, सी राजनीतिक संप्रभुता और डी इनमें से कोई नहीं। संप्रभुता के सिद्धांत को हमने समझाया है, हमारे वीडियो पढ़े हैं, आपने देखा होगा, और उसमें हमने बताया है कि लौकिक संप्रभुता की अवधारणा रूसो ने दी थी। रूसो ने लौकिक संप्रभुता की अवधारणा दी थी। कानूनी संप्रभुता की अवधारणा हाब्स ने दी थी। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा लॉक ने दी थी। रूसो ने लौकिक संप्रभुता की अवधारणा दी थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। अब हम अपने समापन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? न्याय का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया?
न्याय का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया? विकल्प है ए हाफ्स, बी लाक, और विकल्प सी हाफ्स और लाक दोनों ने, और विकल्प डी दोनों में से किसी ने नहीं। और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर सी समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर इस प्रश्न का उत्तर आप सी समझ रहे हैं तो गलत हैं, क्योंकि यहां क्या पूछा गया है? न्याय का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत नहीं कहा गया है। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत हाफ्स, लाक, रूसो तीनों ने दिया है, लेकिन यहां पूछा गया है न्याय की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया? और यह दिया था ग्लांकन ने। यह दिया था ग्लांकन ने। ग्लांकन कौन था? एक सोफिस्ट विचारक था, और ग्लांकन ने न्याय की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि वास्तव में न्याय भय का शिशु है। न्याय उत्पन्न होता है भय के कारण। वो कहता है कि समाज में क्या स्थिति रहती है कि शक्तिशाली लोग रहते हैं, और इन शक्तिशाली लोगों, ये शक्तिशाली लिख दे रहे हैं यहाँ पे, शक्तिशाली लोगों के भय के कारण जो दुर्बल वर्ग या निर्बल वर्ग, दुर्बल लिख दे रहे हैं, दुर्बल वर्ग रहता है, ये दुर्बल वर्ग क्या करता है? इन शक्तिशाली लोगों के भय के कारण आपस में समझौता कर लेता है, और जब समझौता करता है, इनसे भय हुआ, इनसे उसको भय होता है, और इस भय के परिणाम स्वरूप क्या होता है? समझौता होता है। और समझौता जब हुआ, ये समझौता हो गया, समझौता हुआ तो फिर क्या हुआ कि एक समाज बन गया, और यहाँ पर अब ढेर सारे लोग एक समझौते के अंतर्गत रहेंगे, तो फिर इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कुछ नियम बनना, क्योंकि जब समझौता होगा तो कुछ नियम उपनियम बनेंगे, उन्हीं नियमों के अनुसार व्यवस्था चलेगी। और ये समझौता क्यों हो रहा है? इस शक्तिशाली के भय के कारण हो रहा है। अब ग्लांकन कहता है कि इन्हीं नियमों का पालन करना, इनका पालन करना न्याय है। वो कहता है यही न्याय है, इनका पालन करना न्याय है। ग्लांकन कहता है कि जो समझौता हुआ, इस समझौते के कारण जो नियम बने, इन्हीं नियमों का पालन करना न्याय है। तो अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है ये न्याय आया कहाँ से? इसी भय के कारण आया, क्योंकि अगर भय नहीं होता तो फिर स्थिति क्या होती? ना तो समझौता होता, ना नियम बनते, ना न्याय उत्पन्न होता। अर्थात इसी भय के कारण न्याय उत्पन्न हुआ। अर्थात न्याय का स्रोत क्या है? भय। और न्याय क्या किसकी संतान है? भय की। भय के कारण ही न्याय जन्म ले रहा है। तो ये वास्तव में न्याय का समझौतावादी सिद्धांत या न्याय का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत कहलाता है, जो दिया था ग्लांकन ने। और इस कारण ग्लांकन, इसमें विकल्प नहीं है। विकल्प क्या है? दोनों में से किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों में से किसी ने नहीं। न्याय का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत इनमें से किसी ने नहीं दिया है, ये दिया है ग्लांकन ने। तो अब हम आज का अंतिम प्रश्न देख लें, प्रश्न नंबर 20। और एक पुस्तक का नाम लिखा है, आपसे पूछा गया है किसकी पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ये किसकी रचना है? विकल्प है ए मिल, बी बेंथम, सी ग्रीन और डी जॉन रॉल्स। तो वास्तव में फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट ये है बेंथम की। ये पुस्तक बेंथम ने लिखी थी। तो इस तरह से ये हमारे 20 प्रश्न पूरे हो गए। और इन 20 प्रश्नों को हमने केवल हल नहीं किया, बल्कि इनके साथ हमने उनसे जुड़ी हुई बहुत सी और अवधारणाएं समझी, बहुत से अन्य तथ्यों को हमने समझा, जो कि आपकी अगली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से इन 20 प्रश्नों को हल करते हुए हमने 50 से 70 के बीच में प्रश्नों को हल कर लिया, क्योंकि इतने नए नए प्रश्न इसमें से अपने आप निकल के चले आए। और इन तथ्यों पर जिन पे हमने अध्ययन किया, समझा, इसको इन प्रश्नों को हल करते हुए इन पे बहुत ही विस्तार से, बहुत गहराई से और बहुत विश्लेषण करके हमने अध्ययन किया है। अपने वीडियोस में, जो हमने वीडियो हमारे ऐप पे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, उनमें हमने इस पे बहुत विस्तार से अध्ययन किया है, चर्चा की है, बहुत विस्तार से समझाया है। तो उसका लाभ लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐप को डाउनलोड कर लें, और ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल जाए। धन्यवाद।